हाँ तो दोस्तों, एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 8 से 9 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और इंडिया के अंदर अकेली ऐसी कंपनी है जो कि मैथो एक्स वाइथिल ये फिनॉल ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है, लेकिन ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। ये तरह तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो करंटली अभी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो 25 प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है। और अगर हम ग्लोबली कस्टमर्स की बात करेंगे तो 34 कंपनी में यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जो कि आउट ऑफ इंडिया की है। और अगर हम डोमेस्टिक कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो डोमेस्टिक में 154 कंपनी इस कंपनी से अपने प्रोडक्ट को लेती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टोटल जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे में 188 कंपनीज का नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 से 12 कस्टमर है उनके ऊपर ही फोकस है, तो काफी डाइवर्सिफाइड यहाँ पे कस्टमर बेस हमें कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम टर्म्स में 4 MEP T2E और उसके अलावा NODG और HEEP ये सारी स्पेशलिटी केमिकल्स है, जिसकी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ये कंपनी नजर आती है। तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर से आपको क्या मतलब है? तो देखिए, जब भी इन प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो एज ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट अगर किसी कंपनी को होगा तो इसी कंपनी को वहाँ पे इससे वो बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर अभी 3 बिजनेस मॉडल में ये कंपनी काम करती है। सबसे पहला तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी कि जैसे कोई कंपनी है उन्हें कोई प्रोडक्ट अगर बनवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और दूसरा भी वही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सूरत के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अगर एक पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3,500 स्क्वायर मीटर की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे हाइड्रोजेनेशन फैसिलिटीज भी और पायलट प्लांट भी वहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 10,500 स्क्वायर मीटर की एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी अगर हम बात करेंगे 6096 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 16 प्रोडक्शन स्ट्रीम्स भी कंपनी की हमें नजर आती है। तो देखा जाए एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। खास करके अगर आप देखोगे तो सूरत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा नजर आता है। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग में नए नए इनिशिएटिव भी है, तो वो काफ़ी अच्छी बात हमें नज़र आती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है वो ये कि सूरत के अंदर अगर आप देखोगे तो पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल के चक्कर में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, खास करके बीजेपी वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो अगर उनकी तरफ से यहाँ पे कोई अगर मेजर्स लिए जाते हैं तो वो कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे नेगेटिव हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 25 प्रोडक्ट कंपनी के हैं और एक मार्केट लीडर है। देखिए, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। और R&D के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ 10 से 12 कस्टमर नहीं है, मोर देन 180 कस्टमर इस कंपनी के हमें नजर आते हैं। और इनके कंपनीज के साथ इनकी सिनर्जी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्वालिटी के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंसिस्टेंट ये कंपनी की ग्रो हो रही है। और जो प्रमोटर्स का इस इंडस्ट्री में नॉलेज है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। अब यहाँ पर ये कंपनी का जो आईपीओ से पैसा आने वाला है उसका ये कंपनी कैसे यूज करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का लोन है उसे कंपनी रीपे करने वाली है, या तो पार्टली रीपे करेगी या पूरा रीपे करेगी। और अगर हम अभी करंटली टोटल डेट की बात करेंगे तो 234 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल डेट है और लगभग 600 से 650 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू कंपनी का नजर आता है। तो वहां पर अगर ये डेट का नंबर अगर पूरा कम कंपनी कर देती है तो वहां पे 20 से 25 करोड़ का जो इंटरेस्ट कंपनी पूरे साल का पे कर रही है, तो वहां पे एट द एंड वो सीधा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के ऐड होता हुआ हमें नजर आएगा।
उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे इस पैसे से कंपनी लेने वाली है। अब यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अश्विन जयंतीलाल देसाई, पूर्णिमा अश्विन देसाई, रोहन अश्विन देसाई, डॉक्टर अमन अश्विन देसाई, एजीडी फैमिली ट्रस्ट। तो ये सारे ट्रस्ट वगैरह ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हमें यहाँ पे ऑन बोर्ड या फिर और जो प्रमोटर्स हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए मार्च 2019 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था 203 करोड़ पे। उसके बाद में 100 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे 150 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर कंपनी के बढ़ गए थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी 9 मंथ में 449 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। यानी कि पर क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 करोड़ का पर क्वार्टर का रेवेन्यू यहाँ पे रनिंग कंपनी का चल रहा है। तो अराउंड 600 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का पूरे साल के एंड में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी बात है। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे 453 से 600 करोड़ के लगभग, तो काफी अच्छी ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 23 से 39 करोड़, 39 से 71 करोड़ और अभी 9 मंथ में कंपनी ने 82 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। तो इसके बेसिस पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 110 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का पूरे साल के एंडिंग में हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में मोर देन 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए कंपनी 8 से 9 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हैं और वहां पर अगर ये कंपनी इतना जल्दी अगर 110 करोड़ का प्रॉफिट पर ईयर का अगर कमाने लग गई है, तो देखा जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है। 600 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर 110 करोड़ का यानी कि 16 से 17% का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का हमें नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक थोड़ी सी एक लीडिंग पोजिशन पे कंपनी नजर आ रही है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो 24 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 26 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 642 का हमें यहाँ पे कट ऑफ प्राइस नजर आता है और 23 शेयर्स का यहाँ पे लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो 808 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 627 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाला है, जिसमें कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो लोन का अमाउंट रिपे करने के लिए हमने बात की थी उसके लिए ये यूज करने वाली है। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का नंबर काफी कम है, ये नंबर है 181 करोड़ पे। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो ट्रस्ट वगैरह है तो उनके पास में ये पैसा जाने वाला है। और 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो यानी कि अगर आप देखोगे 8 इंटू 35 यानी कि 8 इंटू 30 अगर आप देखोगे तो लगभग 240 करोड़ होता है। 40 करोड़ अगर हम और मिला देते तो वहां पे अराउंड 280 टू 290 करोड़ का रिटेल कोटा में नजर आता है। और इतना लिक्विडिटी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। तो देखिए 31 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 1 जून को आपको वहां पे रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 2 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 3 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,766 रुपीज लगेंगे। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,91,958 रुपीज लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 2021 की कंपनी की अर्निंग थी, जहाँ पे कंपनी का 71 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 87 का पी रेशियो ये कंपनी का नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी जो 9 मंथ में कंपनी की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 82 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया है। तो उसके बेसिस पर अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 110 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी का हो सकता है। उसके बेसिस पर अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो अराउंड 57 का पी रेशियो हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो 57 का पी रेशियो मेरे ख्याल से काफी अच्छा ये नंबर है। जिस तरीके की ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, आईपीओ में थोड़े वैल्यूएशन ज्यादा ही होते हैं, वहाँ पे 20-30 के पी रेशियोज आपने एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल से 57 का जो पी रेशियो है वो वहाँ पे जस्टिफाइड नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 40% का आरओई है, आरओसी का नंबर 28% का है। तो ये नंबर काफी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे 15.69 का नेट एसेट वैल्यू हमें कंपनी का नजर आता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी 642 रुपीज़ पे अपने शेयर दे रही है। तो वहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है, अराउंड 40 टाइम्स पे वो नंबर नजर आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे डेट का नंबर कंपनी का ज़्यादा है, अगर आप देखोगे 1 से ज़्यादा का डेट है। अगर 200 करोड़ का वहाँ पे जो कंपनी का डेट है अगर वो वहाँ पे कम हो जाएगा तो उससे कंपनी की एसेट वैल्यू लगभग 25 रुपीज़ पे चली जाएगी। तो वहाँ पे वो नंबर सीधा 10 से 15 टाइम्स के लगभग वो नंबर आ जाएगा। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, अर्निंग पे फोकस होना चाहिए। और अर्निंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 साल ये अच्छे रह सकते हैं। लेकिन देखिए जो अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में कंपनी में प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो यहाँ पे हमने ऑल ओवर यहाँ पे बात कर लिए। अब एट दी एंड मेरा व्यू यहाँ पे क्या है, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मार्केट इतना अच्छा भी नजर नहीं आ रहा है। तो लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने में आप गलत भी हो सकते हो। भले ही अगर वहाँ पे 20-30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम भले ही आपको नजर आए, लेकिन हो सकता है कि ऑन डे अगर मार्केट वहाँ पे गिर जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपने वहाँ पे रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी स्टोरी नजर आ रही है। एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि अगर मार्केट अभी नेगेटिव में तो वहाँ पे अगर 10 से 12% अगर मार्केट में नीचे मिलता है तो क्या लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 10 से 12% अगर ये स्टॉक नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल से वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा वो नजर आएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे भी आपने बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एथर इंडस्ट्रीज के जो पूरे आईपीओ के डिटेल्स है वो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।